हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जॉन लोक के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने उनके द्वारा वर्णित सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में देखा। उन्होंने सरकार के विभिन्न रूप बताए, साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार का रूप कौन सा है ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार के सिद्धांत क्या है। अर्थात उनका ये कहना था कि सरकार का कोई भी रूप हो, परंतु सरकार के जो सिद्धांत लक्ष्य जो है वो लोक कल्याण होना चाहिए, समाज कल्याण उसका लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति के जीवन की रक्षा जो है वो एक सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और वही सरकार उचित होती है जिसे जन सहमति प्राप्त होती है, वो जो सरकार जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। इस संदर्भ में सरकार के सर्वश्रेष्ठ रूपों के बारे में उनका ये मानना था कि संवैधानिक राजतंत्र जो है वो सरकार का सर्वोत्तम रूप है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति के पास सीमित शासन की सीमित शक्ति होती है। अर्थात एक व्यक्ति राजा होता है जिसके पास शासन की सीमित शक्ति होती है, और उसके वैधानिक और प्रशासनिक कार्य करने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, और वो सब जो है उसके कार्य में मदद करते हैं। वैधानिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों में उनके द्वारा जो है संपादित किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे जॉन लोक के द्वारा प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून और व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित उनके विचार। प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी जॉन लोक के विचार। इस संदर्भ में बार्कर का कथन है कि हम सामान्यतः लोक के संबंध में सामाजिक समझौते के प्रतिपादक के रूप में विचार करने के अभ्यस्त हैं, लेकिन अधिक उचित यह होगा कि हमारे द्वारा उसके संबंध में प्राकृतिक कानून की संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में विचार किया जाए। अर्थात बार्कर ने कहने का प्रयास किया कि हम लोग को एक समझौतावादी विचारक मानते हैं और ये सोचते हैं कि उनके द्वारा जो है शासन से संबंधित विचारों का वर्णन किया गया है, या शासन से संबंधित सिद्धांतों का उनके द्वारा वर्णन किया गया है। लेकिन बार्कर का ये मानना है कि हमारे द्वारा ये सोचा जाना चाहिए कि उनके द्वारा जो है प्राकृतिक कानूनों की जो है का समर्थन किया गया है, प्राकृतिक कानूनों को बनाए रखने की बात उन्होंने कही थी। तो इस संदर्भ में बार्कर ने ये शब्द यूज किए कि प्राकृतिक कानूनों की संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। अर्थात बार्कर ने कहने का प्रयास किया कि उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से, लॉक ने अपने अध्ययन के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की इतनी पैरवी करी है कि उनके सिद्धांतों के बारे में ये सोचा जाना चाहिए कि उन्होंने प्राकृतिक कानूनों की संप्रभुता बनाए रखने के लिए विभिन्न सिद्धांत निर्माण किए, अपने विचार प्रदान किए। अब बात करेंगे प्राकृतिक कानूनों की। अर्थात लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, उस प्राकृतिक अवस्था में जो है प्राकृतिक कानूनों की व्यवस्था थी। व्यक्ति प्राकृतिक कानूनों के अनुसार जीवन यापन करता था और प्रत्येक व्यक्ति उन कानूनों का पालन करता था, और सभी व्यक्ति जो है कानून के समक्ष समान हुआ करता था। अर्थात कानून जो है वो सभी के लिए समान था और सभी के लिए जो है वो अनिवार्य था। लॉक ने समझौता सिद्धांत की समस्त विवेचना ही प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों की सर्वोच्चता प्रतिस्थापित करने के लिए की है। अर्थात उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक कानून जो था उसको बनाए रखा जाना चाहिए। अर्थात राज्य के निर्माण के पश्चात भी, प्राकृतिक अवस्था के पश्चात राज्य संस्था जब निर्माण हुई उसके पश्चात भी जो है प्राकृतिक कानूनों की रक्षा करना सरकारों का कर्तव्य है, या प्राकृतिक कानूनों के अनुसार व्यक्ति या व्यक्ति समाज को आचरण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक कानूनों की महत्ता को बनाए रखने के लिए अपने सिद्धांत प्रदान किए, अपनी विचारधाराएं प्रतिपादित किए। फिर है प्राकृतिक अवस्था में यह प्राकृतिक नियम है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी प्राकृतिक अवस्था में यह प्राकृतिक नियम है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। अर्थात लॉक ने कहने का प्रयास किया कि प्राकृतिक अवस्था में ये नियम था कि सभी व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है, स्वयं के जीवन के अधिकार को बनाए रखना चाहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है, इसलिए उसको जो है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए या अपना कार्य करना चाहिए, ताकि सभी व्यक्तियों को जो है सभी के अधिकार प्राप्त होते रहे, सभी व्यक्तियों की जीवन की जो है रक्षा होती रहे और सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार जो है वो प्राप्त होते रहे।
अब बात करेंगे प्राकृतिक अधिकारों की। तो लोक का ये मानना था कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो अधिकार विहीन अवस्था नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता था, अधिकारों का उपयोग समान रूप से किया जाता था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में कोई अधिकार विहीन व्यवस्था नहीं थी, अधिकार विहीन अवस्था नहीं थी। अर्थात ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि व्यक्ति जो है संघर्ष में हो, जैसे कि हॉब्स ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति संघर्षशील था या अपने अधिकारों के लिए वो सदैव लड़ता रहता था, तत्पश्चात उसे जो है अधिकार प्राप्त होते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि लॉक का ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और सभी व्यक्ति उन अधिकारों का सम्मान करते थे और समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार प्राप्त थे और सभी व्यक्ति उसे समान रूप से उन अधिकारों का उपयोग भी करते थे। अर्थात प्राकृतिक अवस्था कहीं भी जो है अराजकता वाली अवस्था नहीं थी, अधिकार विहीन वाली अवस्था नहीं। फिर है प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त थे। अर्थात लोक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में जबकि राज्य नामक संस्थाएं नहीं थी, सरकारें भी अवस्थित नहीं थी, उस समय भी व्यक्ति को जो है वो 3 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। उनमें सबसे पहला अधिकार था जीवन का अधिकार। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, वो अपने जीवन को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहता और वो ये भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्राणों को आघात पहुंचाए या दूसरे व्यक्ति उसके जीवन को खतरा उत्पन्न करे। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने जीवन की रक्षा करने का, अपने जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक रूप से प्राप्त था। दूसरा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने इच्छानुसार कार्य करे, वो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगा। अर्थात अन्यों की इच्छा के अनुसार व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति के कार्यों पर जो है यदि कोई नियंत्रण है तो वो सिर्फ प्राकृतिक कानूनों का होगा, अन्यथा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक जो है अपना कार्य कर सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक जो है वो कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी वो जो है आ जा सकता है। तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में लोक की जो विचारधारा थी वो 2 प्रकार की विचारधारा थी। उन्होंने संपत्ति के अधिकार के बारे में कहा, एक तो बहुत ही विस्तृत बात कही उन्होंने संपत्ति के अधिकार के बारे में कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ जो है ये नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जो है संपत्ति का अर्जन करे और उसका उपभोग करे। उन्होंने ये कहा कि संपत्ति के अधिकार के तहत जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी आ जाता है। अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि सृष्टि ने जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त बनाया है और व्यक्ति यदि उसमें श्रम करके किसी चीज़ को अपने श्रम के माध्यम से अपने जो है खुद उसको प्राप्त करता है तो वो उसकी स्वयं की संपत्ति हो जाती है। संपत्ति के अधिकार के बारे में उनका दूसरा विचार ये था कि संपत्ति के अधिकार का मतलब होता है व्यक्तिगत संपत्ति से भी संपत्ति के अधिकार का मतलब होता है। अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की बात उन्होंने संकुचित अर्थ में कही कि व्यक्ति जो अर्जन करता है वो उसका संपत्ति का अधिकार है। अर्थात व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अर्जन कर सकता है और उसका जो है वो भोग कर सकता है। इस संदर्भ में लोक के शब्दों में उस ईश्वर ने जिसने कि विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्य को बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वह जीवन का प्रयोग अधिकाधिक लाभ और सुविधाओं के लिए कर सके। यद्यपि संसार में उत्पन्न होने वाले फल और पशु मानव जाति की सामान्य संपत्ति होते हैं और किसी भी व्यक्ति को उन पर एकाकी और निजी अधिकार नहीं होता है। तथापि प्रकृति की जिन वस्तुओं को वह अलग कर देता है और जिनके साथ वह निजी श्रम का सम्मिश्रण कर देता है तो वे वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। अर्थात लोक ने कहने का प्रयास किया कि ईश्वर ने जो है विश्व को जो है मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है। अर्थात सृष्टि में जो भी वस्तुएं अवस्थित है, चाहे वो फल फूल हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, वो मनुष्य की जो है सामान्य संपत्ति है। अर्थात सभी मनुष्य की वो समान रूप से संपत्ति है और ईश्वर ने जो है व्यक्ति को विवेक भी प्रदान किया है ताकि व्यक्ति जो है अब विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन को अधिक लाभपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सके, अपने जीवन में जो है वो सभी सुविधाओं का अर्जन कर सके। लॉक ने इस संदर्भ में ये भी कहा है कि व्यक्ति
सृष्टि की दी हुई विभिन्न चीज़ों के साथ व्यक्ति अपना यदि श्रम लगा के उस चीज़ को जो है अपना बना लेता है या प्राप्त कर लेता है, जैसे कि फल है, फल व्यक्ति श्रम करके पेड़ पे चढ़ के एक फल तोड़ के लाता है, तो लोक ने कहने का प्रयास किया कि फल तोड़ने में जो श्रम लगा वो व्यक्ति का श्रम था, व्यक्ति का विवेक था, उसके आधार पर उन्होंने श्रम किया और उस चीज़ को प्राप्त किया, उस फल को प्राप्त किया, तो वो फल जो है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। तो इस प्रकार लोक ने कहने का प्रयास किया है कि विश्व में या सृष्टि में दी हुई समस्त वस्तुएं जो है सभी लोगों की समान रूप से वो उनकी संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा उसमें विवेक को जोड़ना होता है, श्रम को जोड़ना होता है, और जब उसमें श्रम लगाकर व्यक्ति जो है उस चीज़ को प्राप्त करता है या उस वस्तु को प्राप्त करता है, तो वो उसकी संपत्ति हो जाती है, वो उसकी स्वयं की संपत्ति हो जाती है। इस प्रकार से इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात लोक ने कही, और इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास बने रहते हैं। अर्थात लोक ने माना था कि समझौते के माध्यम से राज्य या सरकार नामक संस्थाओं का निर्माण हुआ, समाज का निर्माण हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि राज्य का निर्माण हो गया या सरकारों का निर्माण हो गया तो व्यक्ति जो है सरकारों के बंधन में रहेगा या राज्य के नियंत्रण में रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य का निर्माण जो है वो व्यक्ति के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हुआ है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार जो है वो राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी जैसे कि वैसे बने रहेंगे। अर्थात राज्य का अस्तित्व जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। इसलिए